जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में इनकम टैक्स कैसे बचाएं। इनकम टैक्स रिटर्न का भी बहुत कम समय बच गया है और 31 जुलाई लास्ट डेट होने की वजह से सभी सैलरीड क्लास और अन्य व्यक्ति इनकम टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ रहे होंगे। और तरीके बड़े सिंपल हैं। अगर किसी को इनकम टैक्स रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट के बारे में कुछ ज्ञान हो तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। इसी संदर्भ में अभी हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स बचाने के तरीके या इनकम टैक्स सेविंग टिप्स। देखिए, सबसे पहले तो हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी इतना पैसा 50,000 रुपये हर व्यक्ति की इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माना जाता है, यानी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए कि सरकार ने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कुछ एक अलाउंसेज जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया या मेडिकल अलाउंस हो गया, इन सबको सब्ज्यूम कर दिया, एक जगह डाल दिया है और 50,000 रुपये तक हर व्यक्ति के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मान करके उसकी इनकम में से कम कर दिया जाता है, यानी उसकी इनकम उतनी कम मानी जाती है और पहले 50,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आगे चलते हैं। दूसरा है हाउस रेंट अलाउंस। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हाउस रेंट अलाउंस उनको एग्जेम्प्ट है या नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस उनको मिलता है तब एग्जेम्प्ट है या नहीं मिलता है तो भी एग्जेम्प्ट है। तो ध्यान रहे कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10(13)A हाउस रेंट अलाउंस के एग्जम्पशन के बारे में डील करता है। अब ये चीज़ ध्यान रखें कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में लागू नहीं है। अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी को हाउस रेंट दे नहीं रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको HRA एग्जम्पशन लागू नहीं है। मगर ये ध्यान रहे कि अगर आपका खुद का घर कहीं और है और आप कहीं और सर्विस कर रहे हैं और आप किसी रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको जो HRA मिल रहा है उस पर एग्जम्पशन लागू है। दूसरी भी एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये है कि आप अपने पेरेंट्स के घर में, अपने माता पिता के घर में अगर रह रहे हैं और माता पिता के घर के नाम घर है, आप उनको अगर HRA उनको रेंट पे कर रहे हैं तो भी आपको HRA एग्जम्पशन लागू है। इस चीज़ को कई लोगों को पता नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को चेक दे सकते हैं और उतना पैसा आपकी सैलरी में से टैक्सेबल कम माना जाएगा। अब अगली बात है कि HRA एग्जम्पशन कैलकुलेशन का तरीका क्या है। देखिए, एग्जम्पशन जो है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इनमें सबसे कम जो चीज़ लागू होगी वो HRA एग्जम्पशन आपको लागू है। उदाहरण के तौर पर आप एक कागज़ पेन ले लीजिए, उस पर लिखिए कि आपको एक्चुअल HRA आपने कितना पेमेंट किया है, लैंडलॉर्ड को कितना HRA पेमेंट किया है। आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इस 40 की जगह 50% हो जाएगा। बेसिक और DA का 50% अगर मेट्रो में है, और अगर नॉन मेट्रो में है तो 40%। वो कैलकुलेट कर लीजिए और लिख लीजिए। फिर आपने जो एक्चुअल रेंट पे की है उसमें से माइनस कर दीजिए 10% बेसिक प्लस DA। आपकी जो सैलरी का बेसिक और DA उसका 10% कम कर दीजिए और उसको नोट कर दीजिए। अब इन तीनों चीज़ों में जो सबसे कम अमाउंट आएगा, चाहे वो एक्चुअल HRA पेड हो या 50/40% ऑफ बेसिक प्लस DA हो या रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA हो, जो सबसे कम अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको HRA पर एग्जम्पशन लागू है। अब नीचे चलते हैं। सेक्शन 80G। सेक्शन 80G क्या है? ये उन लोगों के लिए है जहां पर उनका एम्प्लॉयर HRA नहीं दे रहा हो। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है आपकी सैलरी में, उसके बावजूद भी आपको हाउस रेंट एग्जम्पशन लागू है। कैसे? उसके लिए भी आपको एक कागज़ पेन लेना पड़ेगा। पहले सबसे ऊपर लिख लीजिए 5,000 रुपये। उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम है उसका 25% निकाल दीजिए
और लिख लीजिए उसे, और जो आपने एक्चुअल रेंट पेमेंट किया है उसमें से माइनस कर दीजिए आपकी टोटल इनकम का 10%। और इन तीनों चीज़ों में से जो लोएस्ट आएगा, जो सबसे कम आएगा, जो भी कमाए, बहुत से केसों में 5,000 ही कमा सकता है, उतना एग्जम्पशन आपको एचआरए पर लागू है। अगर आपको एचआरए मिल नहीं रहा हो तो भी, अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हो, एचआरए आपको नहीं मिल रहा, फिर भी आपको इन तीनों में से जो लोएस्ट है उतना एचआरए एग्जम्पशन लागू है। थोड़ा नीचे चलते हैं। अगली चीज है रूल 10.14.1 रूल 2B1 करेक्शन सेक्शन 10.14.1 रूल 2BB1। अब फौजियों को और अन्य यूनिफॉर्म फोर्सेज जो है उनमें यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म को मेंटेन करने का अलाउंस लागू होता है और वो पूर्णतया एचआरए से एग्जम्प्टेड है। बहुत से फौजी लोग इसको क्लेम नहीं करते हैं, अपने सीए को उन्हें बताना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो सेक्शन ज़्यादातर लोगों को ज्ञान भी है और जिसमें मैक्सिमम आपका इनकम टैक्स एग्जम्प्ट होता है, वो है बड़ा ही पॉपुलर सेक्शन है, सेक्शन 80C। इसके तहत आपका जो पीपीएफ है, जो आपका प्रोविडेंट फंड है, ज़्यादातर लोग प्रोविडेंट फंड ही इसमें पैसा बचाते हैं। प्रोविडेंट फंड का जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें 1.5 लाख रुपए तक, अगर आपने 2 लाख किया तो 1.5 लाख, अगर 3 लाख किया तो भी 1.5 लाख, अगर आपने 1.5 लाख से कम किया तो जितना किया है उतना ही। तो प्रोविडेंट फंड जैसे आपका डीएसओपी फौज के संदर्भ में होगा, डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ हो गया या पीपीएफ हो गया वो, प्लस अगर आपने कोई एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में किया है, बच्चों की ट्यूशन फी है, बच्चों की हॉस्टल सब्सिडी है, आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया है, आपने घर खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी पेमेंट की है, आपने घर खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेमेंट किए हो, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये एक अच्छी योजना है जिसमें बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए जब तक वो 21 साल की नहीं होती है तब तक आप मंथली अमाउंट जमा करवा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इस पर भी 80C के अंडर टैक्स एग्जम्पशन है। सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी सेविंग स्कीम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अब ध्यान रहे कि सीनियर सिटीजन वैसे तो 60 साल में होता है, लेकिन जो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लें, उनके लिए 55 साल से ही सीनियर सिटीजन माना जाएगा इस स्कीम के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। और जैसे एक्स सर्विसमैन है फॉर एग्जांपल, तो 55 साल के बाद ही जो है 80C के तहत इनको टैक्स एग्जम्पशन लागू हो जाएगा। और इन सब चीज़ों का टोटल कितना होना चाहिए? 1,50,000 तक ही एग्जम्पशन आपको लागू है 80C के तहत। इससे ऊपर आपने इन्वेस्ट आप अवश्य कर सकते हैं, लेकिन एग्जम्पशन आपको 1,50,000 तक ही आपकी टोटल इनकम में से आपकी इनकम कम मानी जाएगी। 80C के बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। बाकी चीज़ें भी 80C के ही हिस्से हैं, लेकिन कुछ भिन्नता इनमें है। देखिए 80CCC, अगर आपने एन्युटी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट किया है सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तक ही आप सेव कर सकते हैं। जैसे ये भी 80C का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि 80C में आपने 1.5 लाख इनकम टैक्स रिबेट ले लिया और 80CCC में फिर ले लिया, ये संभव नहीं है। दोनों को मिला करके ही 1.5 लाख, अगर आपने 80C में इन्वेस्ट नहीं किया है और यहाँ एनुअल एन्युटी पेंशन स्कीम में किया है तो आपको 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन लागू है। ठीक उसी तरीके से 80CCD1 है। 80CCD1 जो है वो उन लोगों के लिए है जो न्यू पेंशन स्कीम में है। न्यू पेंशन स्कीम वालों को भी एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन लागू है। अब ध्यान रहे कि न्यू पेंशन स्कीम वालों को किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। वो अपनी सैलरी का 10% न्यू पेंशन स्कीम में डाल सकते हैं। 10% एम्प्लॉय यानी खुद डालता है और 10% ही एम्प्लॉयर डालता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 20% आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का आप
एनपीएस में डाल सकते हैं, और एनपीएस का टोटल मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। लेकिन ध्यान रहेगा एनपीएस वालों को एक एडिशनल फायदा है, एटीसीसी D1B के तहत ये एक और सेक्शन दिया गया है एनपीएस के लिए, जिसमें आप 1.5 लाख से ऊपर, इस 1.5 लाख से एक्स्ट्रा 50,000 और सेव कर सकते हैं। यानी 1.5 लाख तक तो एटीसीसी D1 में एग्जम्पशन है और 50,000 एटीसीसी D1B में एग्जम्पशन है। इस तरीके से टोटल एनपीएस वाले अगर चाहें तो 2 लाख तक इनकम टैक्स से बचत कर सकते हैं। अब ठीक उसी तरह एटीसीसी D2 में एम्प्लॉय तो खुद अपनी तरफ से 2 लाख तक सेव कर ही सकता था, किसमें, एटीसीसी D1 और एटीसीसी D1B में एनपीएस के तहत। लेकिन जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो भी 10% बेसिक का जो जमा करवा सकता है, वहाँ भी 10% बेसिक का डीए, बेसिक प्लस डीए का इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो ये ब्रॉडली था एनपीएस वालों के लिए। ऊपर चलते हैं। अब देखिए मेडिकल इंश्योरेंस, आज के ज़माने में इसका बड़ा महत्व हो गया है। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप 25,000 तक इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। 60 साल से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 50,000 तक रिबेट ले सकते हैं। ये आपके लिए, आपके स्पाउस और आपके बच्चे के लिए लागू है। और आपके पेरेंट्स भी अगर 60 से उम्र कम है तो 25,000 उनके लिए और एक्स्ट्रा इनकम टैक्स रिबेट आप ले सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप 60 साल से ऊपर हैं प्लस आपके पेरेंट्स भी 60 साल से ऊपर हैं तो 50,000 प्लस 50,000 और, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए तक का आप इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रहे कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपये तक आप इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं और इसको कैश भी पेमेंट किया जा सकता है। तो ये भी आप नहीं भूले, अपने सीए को अवश्य याद दिलाएं अगर आपने किया है तो। अब देखिए नीचे चलते हैं। कुछ लोगों के डिसेबल डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, बच्चा है, कोई परिवार का सदस्य डिपेंडेंट है। 80DD के तहत डिसेबल डिपेंडेंट के लिए 40% से अगर ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपये तक का इनकम टैक्स रिबेट है। 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो एक फ्लैट 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 का इनकम टैक्स रिबेट है। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई खतरनाक बीमारी हो जैसे कैंसर एटसेट्रा, इन डिजीज़ की लिस्ट दे रखी है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। सीरियस डिजीज़ होने की हालत में 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स रिबेट है और 60 साल से नीचे के व्यक्ति को 60,000 रुपये तक का इनकम टैक्स रिबेट है। अब देखिए ऊपर चलते हैं। 80E आपको याद रखने के लिए, आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। अगर आपने किसी प्रकार का एजुकेशन लोन लिया है तो पूरा इंटरेस्ट अमाउंट जो है एजुकेशन लोन पर पहले 8 साल के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। आप कितना भी बड़ा लोन ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और इंटरेस्ट जो आप पेमेंट करते हैं उस पर इनकम टैक्स से छूट है। ये पढ़ाई को या हायर स्टडीज़ को एनकरेज करने के लिए सरकार का एक प्रावधान है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE। ये उन युवाओं के लिए है जिनका घर खरीदना एक सपना है और पहला घर खरीदने पर जो लोन लिया उसका पूरा इंटरेस्ट अमाउंट मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक, इसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट अमाउंट ध्यान रहे, इंटरेस्ट अमाउंट पर आपको एग्जम्पशन 2 लाख रुपए तक लागू है। तो इसका भी पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कैवियट ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम होनी चाहिए और लोन 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप कंप्लीट इंटरेस्ट जो कि होम लोन पर पेमेंट करते हैं 2 लाख रुपए की सीमा को मद्देनज़र रखते हुए इनकम टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आइए अगला प्रावधान है सेक्शन 80G। अगर आप किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दान देते हैं, बड़े सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी लिस्ट आपको
गूगल पे मिल जाएगी या सर्च इंजिन्स पे मिल जाएगी। कैश आप इसमें 2,000 रुपये तक दे सकते हैं और 2,000 से ऊपर जो भी देख में देना होगा। इसमें एग्जेम्पशंस 100% से लेकर 50% तक अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अलग अलग प्रावधान लागू है। जैसे अगर आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया तो 100%, राजीव गांधी फंड में दिया तो 50%, इस प्रकार से इनकम टैक्स रिबेट या रिलीफ आपको लागू है। आगे चलते हैं सेक्शन 80GGB। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी चालाक हैं, वो राजनेता अपने लिए सबसे बड़ा इनकम टैक्स रिलीफ दे के रखते हैं लोगों को ताकि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो सेक्शन 80GGB और 80GGB तो जो है कंपनीज के लिए लागू है और 80GGC कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए लागू है। कोई कंपनी या व्यक्ति विशेष अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान देता तो उसमें 100%, दोनों ही केसेस में 100% इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है, उनका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस प्रकार से राजनेताओं ने अपने लिए और अपनी पार्टीज के लिए फ़ायदा कर रखा है। बाकी अन्य प्रावधानों में इस प्रकार की चीज़ कम नज़र आती है। अब देखिए आगे चलते हैं सेक्शन 80TTA। ये एक ऐसा प्रावधान है जो बहुत से लोग भूल जाते हैं। सेक्शन 80TTA1, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपके बैंक में जो पैसा पड़ा उस पर आपको ब्याज मिल रहा है तो ब्याज का 10,000 रुपये पूर्णतः इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। ये आपको अपने सीईओ को अवश्य याद दिला देना चाहिए। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप पाते हैं सेक्शन 80TTB के तहत, वहाँ पर आपके FD, RD, बैंक सेविंग सभी से जो कुछ भी अर्निंग है उसका 50,000 रुपये तक आपको इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। अब देखो डिफरेंस देखिए, अगर आप 60 साल से कम है तो आप TTA1 के अंडर में आते हैं जिसमें सिर्फ आपको बैंक के इंटरेस्ट पे जो आपके सेविंग अकाउंट है उस पर ही 10,000 रुपये लागू है एग्जम्पशन। लेकिन 80TTB अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो FD, RD, बैंक सेविंग सभी चीज़ों को मिला करके 50,000 रुपये तक आपको इनकम टैक्स का रिबेट है। सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से अच्छा प्रावधान है और जो बिलो 60 ईयर्स है उनको 10,000 तक है। अब देखिए हम चलते हैं सेक्शन 80 RRB। ये उन लोगों के लिए जिनके पास पेटेंट है। अगर किसी के पास पेटेंट है तो पेटेंट की इनकम का पहला 3 लाख रुपया पूर्णतः इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। और अगला महत्वपूर्ण प्रावधान आप देखिए वो है, इसको आमतौर पर लोग भूल जाते हैं, सेक्शन 87A। आपको याद दिलाना अपने सीए को कि जब आपको पूरा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो आम आदमी को, लोअर इनकम ग्रुप को, जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, ध्यान रहे इन्हीं के लिए लागू है जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, उनको रिलीफ देने के लिए फाइनल एनुअल उसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद अगर 12,500 तक ही टैक्स आता है तो पूर्णतः एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स से। 12,500 से ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा पोर्शन है उतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और 12,500 या 12,500 से कम है तो कोई इनकम टैक्स उस व्यक्ति पर सेक्शन 87A के तहत नहीं लगेगा। तो ये थे कुछ एक प्रावधान जिनके माध्यम से आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।